नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास का संगम काल पढ़ रहे हैं। संगम काल के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो जा करके आप देख सकते हो। ये इसका तीसरा पार्ट है। इसमें हम राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। राजनीतिक व्यवस्था, जो संगम काल था उसमें राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो संगम काल का प्रशासन है वो राजतंत्रात्मक था, यानी वहाँ पर राजा का शासन होता था। समझ गए ना? राजतंत्रात्मक था, न कि जनतंत्रात्मक था। जनतंत्रात्मक मतलब जनता का शासन नहीं था। वहाँ क्या था? राजतंत्रात्मक, राजा का शासन था। और राजतंत्र भी कैसा था? वंशानुगत होता था, यानी राजा का जो बेटा होता था वो राजा बनता था, इसे वंशानुगत होता था। राज्य को मंडल कहा जाता था। राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। संगम काल में राज्य को मंडल कहा जाता था। समस्त अधिकार राजा में निहित होते थे। राजा को मनम, वेंदन, कार्यवन, इरेवन इत्यादि उपाधियां दी गई थी। तो राजा को ये संगम काल में उपाधियां दी गई थी। मनम है, वेंदन है, कार्यवन है, इरेवन है। ये उपाधियां राजा एवं देवता दोनों के लिए होती थी, यानी राजा के लिए और देवता के लिए उपाधियां होती थी। राजा को सर्वोच्च न्यायालय या राजसभा को मंदरम कहते थे। राजा के सर्वोच्च न्यायालय यानी राजा का जो सर्वोच्च न्यायालय होता था या जिसकी राजसभा होती थी उसको क्या कहते थे? मंदरम कहते थे। मंदरम। तो मंदरम क्या होता था? सर्वोच्च न्यायालय या राजसभा। राजा का जन्मदिन यानी बर्थडे मनाते थे, उसको क्या कहते थे? पेरुनल। पेरुनल कहते थे। बर्थडे को क्या कहते थे? जन्मदिन को पेरुनल। राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहते थे। राजा के दरबार को नलबे भी कहा जाता था। राजा के दरबार को क्या कहा जाता था? नलबे। अब है समसामयिक प्रशासनिक शब्दावली, जिनके बारे में हम जानेंगे और ये विशेष रूप से प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं इसके बारे में सभी परीक्षाओं में। तो नाडु ये होता था प्रांत। तो प्रांत को क्या कहते थे? नाडु कहते थे। और पेरूर, पेरूर बड़े गांव, बड़े गांव को क्या कहते थे? पेरूर कहते थे। और छोटा गांव होता था उसको सिरेयूर, सिरेयूर कहते थे। और नगर होता था उसको उर कहते थे। और पुराना जो गांव होता था उसको मुडूर कहते थे। पुराने गांव को मुडूर। तटीय शहर होते थे, तट के किनारे शहर, उसको पट्टिनम कहते थे। और सार्वजनिक स्थल होते उसको पेडियल कहते थे। क्या कहते थे? पेडियल कहते थे। और छोटे गांव की जो सभा होती थी उसको अवे। और मंत्री को कहा जाता था अमियाचार। क्या कहा जाता था मंत्री को? अमियाचार। गुप्तचर को कहा जाता था ओरार। और राजदूत को कहते थे दुतार। क्या कहते थे? दुतार। और प्रमुख सड़क को कहते थे साले। और प्रमुख गली को कहते थे तेरू। तो ये शब्द आपको 2-3 बार आप बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसको आप सुन लेना। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने संगम काल के 2 प्रशासनिक संस्थाएं बताई है। 2 प्रशासनिक संस्थाएं थी। एक तो थी एन पेरुमुकुलू और दूसरी थी एन पेरायम। तो जो एन पेरुमुकुलू थी इसमें मंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, सेनानायक होते थे, दूत होते थे और गुप्तचर होते थे। ये 5 अधिकारी होते थे। जो प्रशासनिक संस्था थी पहली, उसका नाम है एन पेरुमुकुलू। और एन पेरुमुकुलू के अंदर कौन कौन होते थे? मंत्री होता था, पुरोहित होता था, सेनानायक होता था, दूत होता था और गुप्तचर। ये 5 अधिकारी होते थे। और राजा की शक्ति पर ये क्या करते थे? नियंत्रण रखते थे। एन पेरायम, इसमें कौन शामिल होते थे? इसमें एक तो जो नौकरशाह वो, एक प्रबुद्ध नागरिक जो विद्वान लोग होते थे वो, और सेना के 3 अंग ये शामिल होते थे। सेना के 3 अंग शामिल होते थे। प्रबुद्ध नागरिक, नौकरशाह, ये किस में शामिल होते थे? एन पेरायम में। अब है राजस्व की शब्दावली। जो राजस्व थी उसकी शब्दावली क्या है? तो पहली है करई। करई किसे कहते थे? भूमिकर। जो भूमिकर होता था उसे करई कहते थे। ये उपज का 1/6 भाग होता था। अब है आगे उल यू या संगम। ये सीमा शुल्क या सड़क कर होता था। सीमा शुल्क या सड़क कर होता था, उसे क्या कहते थे? उल यू या संगम कहते थे। मरियमवारी, ये वह इकाई क्षेत्र जिसे कर लिया जाए उसे वरियम वारी कहा जाता था। इरई, सामंतों द्वारा लिए जाने वाला कर, युद्ध में लूटा हुआ माल को इरई कहते थे। कड़मे या पाडू, कड़मे या पाडू, राजा को अदा किए जाने वाले कर को कड़मे या पाडू कहा जाता था। वारियार, वारियार वारी से कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। वारियर वारी
क्या कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था, और इराकू या इरवे बलपूर्वक उपहार, जो बलपूर्वक उपहार लेते थे उसको इराकू या इरवे कहते थे। दोस्तों ये सब टफ है, इसको थोड़ा रिपीट करके आप सुन लेना। सेना के सेनापति को अनाड़ी की उपाधि दी जाती थी। जो सेना का सेनापति होता था उसको क्या कहते थे, आजकल कहते हैं ना अनाड़ी है ये, तो अनाड़ी कहते थे। सेना की अगर टुकड़ी को तुस्सी, जो आगे का भाग होते थे उसको तुस्सी कहते थे, और पिछली टुकड़ी को कुल्ले कहते थे। क्या कहते थे, कुल्ले। सेना में वेलाल धनी कर्षक भर्ती किए जाते थे। सेना में कौन भर्ती होते थे, जो धनी कर्षक होते, उनको क्या कहते थे, धनी कर्षकों को वेलाल कहते थे। युद्ध में मरे सैनिकों की स्मृति में पाषाण मूर्तियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के हीरो स्टोन को नडुकल या वीरकाल कहा जाता था। तो युद्ध में जो सैनिक मर जाते थे और उनकी स्मृति में याद में क्या पाषाण मूर्तियां बनाई जाती थी। जो पाषाण सैनिकों के जो शहीद हो जाते थे उनकी जो पाषाण पत्थर की मूर्तियां होती थी, इनको क्या कहते थे, हीरो स्टोन कहते थे। हीरो स्टोन को क्या कहते थे, नडुकल या वीरकाल कहते थे। नडुकल या वीरकाल कहते थे। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। युद्ध में जो स्त्रियों को बंदी बना लेते थे उनसे क्या करवाते थे, मंदिरों में दीपक जलवाते थे। पुरुनारू में सम्मिलित एक कविता में चक्रवर्ती राजा की चर्चा की गई है। अब आगे सामाजिक स्थिति, तो संगम काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी। संगम काल में उत्तरी भारत की आर्य संस्कृति के तत्वों को दक्षिण में प्रसार हुआ। संगम काल के 4 वर्ण हैं, जैसे वैदिक धर्म में अपने 4 जो वर्ण बताए गए हैं, वैसे ही संगम काल के भी 4 वर्ण हैं। ये थे अरसर, जो शासक होता था उसको अरसर कहते थे। अंडनार ब्राह्मण होते थे। वेनिगर वणिक होते थे। वेलालर ये किसान होते थे, जिसको वेलार या वेलालर कहते थे। तो पहला जो वर्ण है वो अरसर है, दूसरा है अंडनार है, और तीसरा वेनिगर है, और चौथा वेलार है। वेलार किसान है, याद रखना है। वेनिगर है वो वणिक है, जिसको बनिया कहते हैं, और अंडनार है वो ब्राह्मण है, अरसक है वो शासक है। संगम काल में जाति प्रथा का आधार व्यवसाय ही था, यानी जो काम करता था उसके आधार पर वो उसकी जाति है वो निर्धारित होती थी। व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी। समाज का विभाजन क्षैतिजीय यानी हॉरिजॉन्टल आधार पर था, न कि आर्य वर्ण व्यवस्था की भांति ऊर्ध्वाधर वर्टिकल था। यानी आर्य जो अपने यहाँ वर्ण था वो क्या था, ऊपर से नीचे, यानी एक वर्ग ऊपर है, उसके नीचे है, फिर उसके निम्न है। यानी उच्च और निम्न का जो भेद अपने यहाँ वैदिक संस्कृति में मिलता है वो संगम काल में नहीं था। समाज वर्ण में तो विभाजित था, परंतु वो क्या था, क्षैतिज था, हॉरिजॉन्टल था, यानी सभी बराबर थे। समझ गए ना। तमिल क्षेत्र में ब्राह्मणों का आगमन सर्वप्रथम संगम काल में ही होता है। तो तमिल क्षेत्र में ब्राह्मणों का आगमन सर्वप्रथम कहाँ होता है, संगम काल में ही होता है। क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, किसान वर्ग मिलकर गैर ब्राह्मण वर्ग बनाते थे। तो एक गैर ब्राह्मण वर्ग था जिसमें कौन शामिल थे, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, किसान थे। अतः समाज मोटे रूप से 2 भागों में ही बंटा था, एक ब्राह्मण वर्ग, एक गैर ब्राह्मण वर्ग। भूमि अधिकतर वेलाल या वेलार जाति के हाथों में थी, जो किसान होते थे उनके हाथों में थी। जो धनी कर्षक होते थे, शासक वर्ग भी वेलाल जाति से ही निकलता था। जो शासक बनता था वो वेलाल जाति से ही यानी धनी कर्षकों में से ही निकलता था। वेलाल के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था। इनके प्रमुख को क्या कहते थे, वेलीर। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहते थे। जो खेतों में काम करते थे उनको कडेसियर कहते थे। वेलाल 2 वर्गों में विभाजित थे, एक तो धनी कर्षक, एक भूमिहीन वर्ग। यानी वेलाल है वो 2 प्रकार के थे, धनी कर्षक और भूमिहीन वर्ग। चोल राज्य में धनी कर्षकों को वेल व आरसू की उपाधि दी जाती थी। जो चोल राज्य था उसमें धनी कर्षकों को क्या कहा जाता था, वेल या आरसू। और पांड्य राज्य में इन्हें कविदी की उपाधि दी जाती थी। परियार, पशु की खाल या चमड़े का काम करने वाले को क्या कहा जाता था, परियार कहा जाता था। पशु की खाल या चमड़े का काम जो करते थे उसे क्या कहा जाता था, परियार। एनियर होता था शिकारी। एनियर क्या होता था, जो शिकारी होता था वो एनियर होता था। पुलियन यानी रस्सी की चारपाई बनाने वाले या रस्सी का कार्य करने वाले। मलवर या कलवर
उत्तरी सीमा पर रहने वाले लोग को जो डाका डालते थे। मरवा नामक जनजाति को में वेतची गोहरण प्रथा प्रचलित थी। जो गोहरण प्रथा प्रचलित थी वो कौन सी जाति में, जनजाति में थी? वेतची जनजाति में थी। वेतची प्रथा में पशुओं की चोरी या लूट की जाती थी। जो वेतची जनजाति के लोग थे, वेतची, वो क्या करते थे? पशुओं की चोरी करते थे, लूट करते थे। उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा का प्रचलन था। जो उच्च सैनिक वर्ग थे उसमें सती प्रथा का भी प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थे। 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, एक तो होता था कलाबू और एक होता था कारपू। जो कलाबू विवाह किसे कहते थे? यानी यह माता पिता की जानकारी के बगैर किया जाता था, माता पिता की जानकारी के बिना किया जाता था, है ना। उसको क्या कहते थे? कलाबू कहते थे। जैसे कि आजकल होता है ना लव मैरिज, वैसे ही जो माता पिता की जानकारी के बिना कर लेते थे उसे कलाबू कहते थे। और कारपू, यह परिवार द्वारा किया जाने वाला जो विवाह था उसको कारपू कहते थे। अब है 5 तीणे। 5 तीणे किसे कहते हैं? तो संगम काल में स्त्री पुरुषों का प्रणय निवेदन यानी प्रेम निवेदन होता था, उसको क्या कहते थे? संगम काल में स्त्री और पुरुष का प्रेम निवेदन होता था, 5 तीणे कहते थे। पेरुनिंदने का मतलब क्या है? अनुचित प्रेम, यानी जो प्रेम उचित नहीं होता था। और केकिड़े क्या है? एक पक्षीय प्रणय निवेदन, एक पक्ष का प्रणय निवेदन होता है उसको केकिड़े कहते थे। यानी दोनों पक्ष से नहीं, दोनों पक्ष से प्रणय निवेदन है उसको 5 तीणे, और एक पक्ष से उसे केकिड़े। दास प्रथा भी प्रचलित थी। दासों के लिए नियमित बाजार लगते थे। संगम काल में भी गायक व नर्तकों को पणार और वेडिलियर कहा जाता था। संगम काल में विदुषी औरतों को अव्यार कहा जाता था। विदुषी जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी औरतें होती थी उनको क्या कहा जाता था? अव्यार कहा जाता था। स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, किंतु स्त्रियों को राज शासन पर भी अधिकार था। मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य में हेराक्लीज की पुत्री का शासन था। मेगस्थनीज ये बताता है कि पांड्य जो राज्य था उसमें हेराक्लीज की पुत्री का शासन था। पेरियाल, पलाइयाल, सेनगोट्रिपाल आदि भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र भी ये क्या थे? तो संगम काल के ये वाद्य यंत्र है पेरियाल, पलाइयाल, सेनोगोट्रिपाल। जनजातियां कुदिशी कहलाती थी। जो जनजातियां होती थी उन्हें क्या कहते थे? कुदिशी कहते थे। ये चार थी जनजातियां। कितनी थी? 4। तुदियान, परेयान, पनान और कदम्ब, ये 4 जनजातियां हैं संगम काल की। तुदियान, परेयान, पनान और कदम्ब। चेटी नामक वाणिज्यिक समुदाय संगम काल से ही प्रचलित था। चेटी नामक वाणिज्यिक समुदाय संगम काल से ही प्रचलित था। विभिन्न जातियां और उनका व्यवसाय। विभिन्न जातियां और उनका व्यवसाय क्या था? एक तो है उमनार, जो नमक का कार्य करते थे, उससे क्या कह जाते थे? वो जातियां जो नमक का कार्य करती है वो जाति कौन सी है? उमनार है। और जो कुम्हार का काम करती है वो जाति कुचावर है। और जो लोहार का काम करती वो जाति कोलार है। जो खाती का काम करती वो थेचर है। और जो धोबी का काम करती वो जनजाति क्या है? वनार है। और हलवाई का काम करने वाली उलावर है। और मछुआरा का काम करने वाले प्रादावार है। तो ये आप 1-2 बार इसको ध्यान से सुनोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं आर्थिक स्थिति। जो संगम काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? संगम काल में कृषि, पशुपालन, शिकार जीविका के मुख्य आधार थे। एक तो है कृषि, एक है पशुपालन, एक है शिकार। ये क्या है कि जीविका के यानी जीवन चलाने के मुख्य आधार संगम काल में क्या थे? कृषि, पशुपालन और शिकार। कृषि, पशुपालन और शिकार। दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि द्वारा कृषि का विस्तार किया गया। यानी दक्षिण भारत में कृषि का विस्तार किसने किया? तो वो किया था अगस्त्य ऋषि ने। जहाजों का निर्माण तथा कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग थे। यानी जहाजों का निर्माण होता था या फिर कताई बुनाई होती थी, वो महत्वपूर्ण उद्योग में शामिल थे। उरेयूर, सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? उरेयूर था। सूती वस्त्र का जो उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? उरेयूर। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। बाजार के अवनम कहते थे। बाजार को क्या कहते थे? अवनम कहते थे। संगम कालीन प्रमुख बंदरगाह। संगम काल के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाह अधिक थे। पश्चिमी तट के मुख्य बंदरगाह नोरा, यानी पश्चिमी तट के मुख्य बंदरगाह कौन से थे?
नोरा था, तोंडी, नोरा था, तोंडी था, मुसिरी था और कोडुमणम और नेलसिंडा थे। तो पश्चिमी तट के मुख्य बंदरगाह क्या थे? नोरा था, तोंडी, मुसिरी, कोडुमणम और नेलसिंडा थे। पांड्य राज्य के बंदरगाह, और पांड्य राज्य के बंदरगाह क्या थे? सालियूर और कोरकाय, जिसे कोलची भी कहते हैं। तो ये पांड्य राज्य के बंदरगाह थे। चोल राज्य के बंदरगाह क्या कौन से थे? पुहार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, कावेरीपट्टनम भी कहते हैं उसको, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था फुहार। और ये चोल राज्य के बंदरगाह था उरेयूर। तो चोल राज्य के दो बंदरगाह थे, फुहार और उरेयूर। और पांड्य राज्य के भी बंदरगाह दो थे, सालियूर और कोरकाय। वसव समुंदर, मद्रास, पलार नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था, वसव समुंदर। और टोलमी ने कावेरीपट्टनम को क्या कहा था? खबेरिनस नाम दिया है, खबेरिस नाम दिया है। खबेरिस नाम किसको दिया? कावेरीपट्टनम को। किसने? टोलमी ने। तोंडी, मुसिरी, पुहार में यवन लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। संगम काल में रोम के साथ व्यापार उन्नत अवस्था में था। अरिकामेडू से रोमन लोगों की बस्ती रोमन सम्राट अगस्टस व टिबेरियस की मोहरें मिली है। पेरिपल्स ने अरिकमेडू को पडुका कहा है। पेरिपल्स ने अरिकमेडू को पडुका कहा है। रोमन सम्राट नीरो के सिक्के भी अनेक तमिल क्षेत्रों से मिले हैं। अलग गुलम से भी रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। चेरों की प्राचीन राजधानी क्या थी? करूर, वांजी। चेरों की प्राचीन राजधानी वांजी थी, करूर, वांजी थी। रोमन सुराइयों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्का और ग्रेफाइट चिन्ह वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चेरों की प्राचीन राजधानी क्या थी? करूर या वांजी थी, जिसमें क्या मिले हैं? सुराइयों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्का, ग्रेफाइट चिन्हों वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी से संगम काल के व्यापार के संबंध में जानकारी मिलती है। पश्चिमी देशों को काली मिर्च, मसाले, हाथीदांत, रेशम, मोती, सूती वस्त्र, मलमल का निर्यात किया जाता था। यानी संगम काल में क्या होता था? पश्चिमी देश थे, उनको मसाले, हाथीदांत, रेशम, सूती वस्त्र, मलमल का निर्यात किया जाता था। और आयात की जाने वाली वस्तुओं में क्या होता था? जो आयात करते थे उसको, तो सिक्के, पुखरा, छपे हुए वस्त्र, शीशा, टीन, तांबा, शराब, ये आयात किए जाने वाले प्रमुख हैं जो वस्तुएं थी। यमन व्यापारी मुसिरी में जहाज़ों में सोना भरकर लाते और यहाँ से काली मिर्च तथा समुद्र और पर्वतों से प्राप्त दुर्लभ वस्तुएं ले जाते थे। पुहार एक सर्वदेशीय महानगर यानी कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यहाँ विभिन्न देशों के नागरिक रहते थे। संगम काल में दक्षिण भारत का मलय द्वीपों एवं चीन के साथ भी व्यापार था। यूनान के दक्षिण भारत के साथ व्यापार के कारण ग्रीक भाषा में चावल, अदरक आदि शब्द तमिल भाषा से लिए गए हैं। निरेपियार्स भी एक समुद्री बंदरगाह था जहाँ से पश्चिम से घोड़े आयात किए जाते थे। यानी एक समुद्री बंदरगाह निपियार्स था, निरपियार्स, जहाँ से घोड़े आयात किए जाते थे। अरागारिटिक एक प्रकार का मलमल था जिसे निर्यात किया जाता था। तो अरागारिटिक क्या है? मलमल है। उरेयूर से संगोरा वर्तों के पाषाणीय समाधानों का संकेत साहित्यिक विवरण से प्राप्त होता है। उरेयूर या ओर्थुरा चोलों की प्राचीनतम राजधानी का नाम क्या है? ओर्थुरा। तो उरेयूर और ओर्थुरा मलमल, सूती वस्त्र, मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। अब है तीन जो संगम हुए हैं ना, उनकी डिटेल है। तीन जो संगम हुए महत्वपूर्ण है। संगम और इनका अध्यक्ष और फिर संरक्षक और फिर स्थल। जो प्रथम संगम है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में। और कितने पांड्य शासक थे जिन्होंने इसको संरक्षण दिया? तो वो थे 89 शासक थे। और स्थल कहाँ पर हुआ था? प्रथम जो संगम है वो मदुरा में हुआ था, ये समुद्र में विलीन हो गया। द्वितीय ये तोलकापियर, इसका अध्यक्ष कौन था? द्वितीय संगम का तोलकापियर। और संस्थापक अध्यक्ष कौन था? अगस्त्य ऋषि था, जबकि इसका अध्यक्ष कौन? तोलकापियर था। और इसमें जो संरक्षण देने वाले वो पांड्य शासक थे, उनकी संख्या थी 59 यानी 59। और ये कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था।
तो जो दूसरा जो संगम है वो स्थल कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था, अलवे, और कपाटपुरम को अलवे भी कहते हैं। और जो तीसरा संगम है उसका अध्यक्ष था नकीरर। क्या था? नकीरर था। और इसका जो संरक्षण करने वाले पांड्य शासक थे ये 49 यानी 49 थे, और ये इसका स्थल है वो उत्तरी मदुरा में हुआ था। तो प्रथम संगम मदुरा में, दूसरा कपाटपुरम में, और तीसरा उत्तरी मदुरा में हुआ था। प्रथम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि, दूसरे के तोलकापिर, और तीसरे के नकीरर है। परंपराओं के अनुसार प्रथम संगम वो 4400 वर्ष चला। इसमें कुल 549 सदस्य थे। और द्वितीय संगम वो 3700 वर्ष चला। इसमें तीसरा संगम है वो 1850 वर्ष चला। तीनों संगमों का कुल काल है वो 9950 यानी 9950 वर्ष माना जाता है। कावेरी के उत्तर में स्थित अलगरे नामक एक महापाषाण काल का एक भव्य आवासीय और समाधान केंद्र था। यह के भित्ति आरेख हड़प्पा और ताम्र पाषाणीय भित्ति आरेखों के से मिलते जुलते हैं। कोरकई या इसे कोलची भी कहते हैं, पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी थी और मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। कोलची या कोरकई। पेरिपल्स के अनुसार मुसीरी में अगस्टस का मंदिर था। यहाँ पर रोमन सेना की 2 टुकड़ियां भी रहती थी। पेरिपल्स ने संगम युग के 24 बंदरगाहों का उल्लेख किया है। पेरिपल्स में कितने बंदरगाहों का उल्लेख है? 24 बंदरगाहों का। सिंधु मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत थे। मणि, पलवन व मरुवर पाकम भी संगम युगीन बंदरगाह थे। भूमि मापन की इकाई को वेली या माँ होती थी। भूमि मापन की इकाई को क्या कहते थे? वेली या माँ कहते थे। अंबानम अनाज का माप होता था। क्या? अंबानम। नाली, उलाकू, अलाक भी छोटे माप होते थे। अब है धार्मिक जीवन। संगम युग में दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का आगमन हो गया। वैदिक धर्म आ गया संगम युग में। दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पहले जिसको पूजा जाता था वो था मुरुगन। मुरुगन का एक अन्य नाम सुब्रह्मण्यम भी मिलता है। बाद में सुब्रह्मण्यम का एकीकरण स्कंद कार्तिकेय से किया गया। तो मुरुगन को किससे जोड़ा जाता है? कार्तिकेय से। मुरुगन का दूसरा नाम वेलन भी था। और वेल या बर्ची इसका प्रमुख अस्त्र होता था। वेल या बर्ची इसका प्रमुख वस्त्र होता था मुरुगन का, जिसे वेलन कहते थे। मुरुगन का प्रतीक क्या था? मुर्गा था। तो मुरुगन का प्रतीक क्या था? मुर्गा था। पहाड़ी क्षेत्र के शिकारी पर्वत के देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे। पहाड़ी क्षेत्र के जो शिकारी होते थे वो इसको पूजते थे। मुरुगन की पत्नियों में से एक कुर्वस नामक पर्वतीय जनजाति की स्त्री थी। मरियम जो परशुराम की माँ चेचक की देवी थी। मरियम कौन थी? चेचक की देवी थी। मरियम जो परशुराम की माँ थी। येलम्मा सीमा की देवी थी। कोरले विजय की देवी थी। यानी सीमा की देवी कौन? येलम्मा। विजय की देवी कौन? कोरले। विष्णु का तमिल नाम तिरुमल है। किसान मरुडम इंद्रदेव की पूजा करते थे। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष पूजा होती थी। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष पूजा होती थी। मणि मेखले में कापालिक शैव सन्यासियों का वर्णन है। इसमें बौद्ध धर्म के दक्षिण में प्रसार का भी वर्णन मणि मेखले में है। शिल्पादिकारम में जैन धर्म के संस्थाओं का वर्णन शिल्पादिकारम में है। संगम साहित्य में भौगोलिक क्षेत्रों उनके देवता कौन कौन से थे? तो प्राचीन तमिल क्षेत्र कौन से है, उनके निवासी कौन से हैं और उनके देवता कौन से हैं? कुरिची है ना, वो पहाड़ियों वाले होते थे, उनको क्या कहते थे? कुरिची कहते थे। और उनके निवासी कुरवास कहलाते थे। उनका प्रमुख देवता मुरुगन था, पहाड़ियों पर जो थे। और जो शुष्क रेतीली क्षेत्र में रहते थे उसको पलाई, उनको क्या कहते थे? पलाई कहते थे। और उनके निवासी मोरावर कहलाते थे। और उनका देवता था कोनाई वई या कोरावई। और जंगली या चरागाह भूमि पर जो लोग रहते थे उसको मुलाई कहते थे। और वहाँ पर जो लोग रहते थे यानी उस क्षेत्र को मुलाई, और वहाँ पर जो लोग रहते थे उसको अवार कहते थे। और इनके देवता को मेन यानी विष्णु कहते थे। और कृषि या उपजाऊ भूमि पर उस क्षेत्र को क्या कहते थे? उसको मरुदम कहते थे। वहाँ पर जो लोग रहते थे उसको वेलार्स कहते थे। और वहाँ के देवता इंद्र थे। आगे समुद्र तटीय जो मैदान होते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते थे? नेडल कहते थे। और वहाँ के जो निवासी थे उनको मिनिवार, और वहाँ के देवता को वरुण कहते थे। तो इस प्रकार दोस्तों ये संगम काल
है वो कंप्लीट होता है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इससे बाहर कोई भी पर्सन किसी भी कंपटीशन किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। आपको यदि दोस्तों ये चैनल अच्छा लगे, आपको मेरी जो पढ़ाई हुई बात अच्छा लगे, तो आप इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और इसको लाइक करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।